So today is lecture number 24 and we are going to discuss parliamentary system. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट का टाइप होगा, हमारे देश की सरकार जैसे चलेगी वो किस तरीके से चलेगी? पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलेगी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो डेमोक्रेसी जो है उसको लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया। डेमोक्रेसी का मतलब सबको पता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? हाँ, हाँ, लोग चुनते हैं ना। देश की सरकार को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी चुन सकते हैं और इनडायरेक्टली भी चुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो प्रिवेलेंट है वो कैसी है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, बट इस इनडायरेक्ट में भी मैं नहीं कहती कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, या जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को उन्होंने कहा कि हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा प्रेसिडेंशियल। ठीक है, ये किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे। अगर इस बेसिस पे मुझे डिवीजन करना पड़े डेमोक्रेसी का, तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसमें। द वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, अनदर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री के बारे में तो हम सबको पता है कि क्या फीचर है कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सीधी सी बात है ना, कि लोकसभा चाहे तो हमारे सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, नो कॉन्फिडेंस, है ना, कि अब हमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो ये किसको आंसरेबल है? लोकसभा को, है ना। वैसे तो ऐसा कहा जाता है पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। राज्यसभा को क्यों नहीं है? क्योंकि वो देश के लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं, हो तो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन। तो रिस्पॉन्सिबल किसको होगी इस देश की सरकार? हम लोगों को, है ना, तो लोकसभा के लिए होगी। तो ये बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको किसी ने कहा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें कैबिनेट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किसी ने कहा कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। वेस्टमिनिस्टर क्या? जहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्थित है, उस बिल्डिंग को वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं, उस जगह को वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली इवॉल्व वहीं से हुआ। ठीक है, तो तीसरा किसी ने इसको क्या कहा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अनदर वन इज कि प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ज्यादातर कहां पर प्रेवलेंट है? यूएस, ब्राजील, श्रीलंका, इन सब में क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ेंगे कि किसको क्यों मैंने पार्लियामेंट्री क्यों बोला और इसको प्रेसिडेंशियल क्यों बोला, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो फीचर्स लिखे हैं वो लिखे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे पहला क्या फीचर है? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। कि जो एग्जीक्यूटिव होगी ना वो दो तरह की होगी। द फर्स्ट वन विल बी रियल, अनदर वन इज नॉमिनल। कहने का मतलब ये है, नॉमिनल तो कौन होगा? जिसके नाम से इस देश की सरकार चलेगी। कौन है वो? प्रेसिडेंट, है ना, जिनको मैंने क्या कहा? डी जूरे। ठीक है, कि बस नाम मात्र, नाम के हैं, इनके नाम से चलेगी इस देश की सरकार। दूसरा कौन सा होता है? रियल, जिसके पास वाकई में वास्तव में पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर, जिनको क्या कहा गया? डी फैक्टो, इन एक्चुअल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो तरह की एग्जीक्यूटिव होगी जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम रखता होगा। द फर्स्ट वन इज रियल, अनदर वन इज नॉमिनल। ठीक है, तो दूसरा फीचर ये कहता है कि दूसरा क्या होगा? मेजोरिटी पार्टी रूल। आपने जनरली देखा होगा ना, इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, जिस पार्टी की मैक्सिमम सीट्स होंगी, जो मेजोरिटी क्लियर कर लेगी, वो जो है सरकार बनाएगी। और ऐसे टाइम पर जब मेजोरिटी क्लियर नहीं करती तो कौन सरकार बनाता है फिर? कोलिशन गवर्नमेंट, है ना, कि दो तीन पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएंगी जिनकी आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होगी और ऑलमोस्ट सेम काम करने की इच्छा रखती होंगी, वो मिलकर के क्या करेंगे? सरकार बना लेंगे। जनरली जो है, जो पार्लियामेंट है वहां पर ज्यादातर लोग सेम आइडियोलॉजी के बैठे हुए होते हैं। अनदर वन इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव का मतलब क्या है? मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन
पर्टिकुलर, कि लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस लाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है। ठीक है, तो इसको मैंने कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इसको, इसी को तो बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा गया, कि अगर ये ना हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो पार्लियामेंट को लेकर के, तो फिर वो कैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि कोई किसी के लिए अकाउंटेबल ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा इन्होंने कहा कि इसी को कहा स्विम एंड सिंक टुगेदर, कि डूबेंगे तो भी सारी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे डूबेंगे, और तैरेंगे तो भी सारे तैरेंगे। ठीक है, तो इसको कहा है स्विम एंड सिंक टुगेदर। अगला है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, एक सा, एक समान, है ना। तो जनरली सेम आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी वहां पर होती है, क्योंकि तभी तो वो मेजोरिटी में आई ना। अब जैसे बीजेपी है, मेजोरिटी में आई तो गवर्नमेंट बना लेगी, तो ज्यादातर लोग सेम उसके मिलेंगे, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मिलेंगे। इसको मैंने कहा पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ठीक है, अनदर वन इज डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि देखो, क्या आप और मैं जाकर के मिनिस्टर बन सकते हैं बिना इलेक्शन की? इलेक्शन हुआ नहीं, हाउस में गए नहीं, बन सकते हैं 6 महीने के लिए, पर इसको एक्सेप्शन के लिए रख देते हैं एक बार के लिए। कहने का मतलब ये, डबल मेंबरशिप का मतलब एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी सेम होगा, और जो वहां पर इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आया उसको उसकी भी मेंबरशिप चाहिए होगी। ठीक है, तो मिनिस्टर कौन बनेगा, जो उसकी भी मेंबरशिप रखता होगा पार्लियामेंट्री हाउस की, और एग्जीक्यूटिव की भी मेंबरशिप रखेगा। ठीक है, इसको मैंने कहा डबल मेंबरशिप। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मिनिस्टरशिप 5 साल तक एंजॉय करती रहूंगी, नहीं, मुझे एनी हाउ उस वहां की तो हाउस की तो मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी ना, चाहे 6 महीने में लेनी पड़े मुझे, बट लेनी पड़ेगी। तो जो हाउस का मेंबर होगा वही मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तीसरा है लीडरशिप ऑफ पीएम। जनरली यहाँ लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की चलती है। अगर मैं इसके ऑपोजिट वाली बातें देखूं तो आप समझ जाओगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है। अनदर फीचर इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, एज खत्म हो जाना, उम्र खत्म हो जाना उस बेसिकली लोकसभा की। तो ये जनरली तो 5 साल की इसकी टर्म होती है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी। बट प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देते हैं कि जी अब इलेक्शन फ्रेश होल्ड कराने पड़ेंगे, तो टेस्ट समय से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। और डिसॉल्व करने की पावर क्या है, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। डिसॉल्व प्रेसिडेंट करेंगे किसकी एड एंड एडवाइस से, सॉरी किसकी एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीजें करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट की बात आए तो, डिसोल्यूशन, समन एंड प्रोरोगेशन। इसको याद रखना, ये 3 चीजें हाउस को प्रेसिडेंट करते हैं। तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, उसकी उम्र होती है 5 साल की। अगर 5 साल से पहले खत्म करना चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर जाकर के प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि समय से पहले भी किया जाए। फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर का क्या मतलब, फ्यूजन ऑफ एक जगह इकट्ठा हो जाना। ठीक है, फ्यूज कर देना, सारी पावर्स एक दूसरे में इकट्ठा हो रखी है। ठीक है, दूसरा ये किस पे काम करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पे। फ्यूजन कैसे हुआ पावर्स का, यहाँ पर देखो सेम एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है, सेम हाउस का मेंबर भी है ना। तो पावर्स का सेपरेशन नहीं हुआ, सेम बंदे पावर एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है कि एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा और मेंबरशिप अलग रहेगी, लेजिस्लेचर अलग काम करेगा, है ना, जुडिशरी अपना अलग काम करेगी, ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बट हमारा बहुत इंटरकनेक्टेड है, बट वी आर ट्राइंग टू सेपरेट, है ना। तो फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंशियल में क्या हो सकता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर, देखो यूएस में प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट ही नहीं है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा गया। एक ही आदमी है जो इन्फ्लुएंशियल, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, डी ज्यूरे भी वही है, डी फैक्टो भी वही है। अनदर वन इज प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर फिक्स्ड टर्म। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन अलग होता है और आपके लेजिस्लेटर के लिए इलेक्शन अलग होता है। जनरली यूएस में तो इसकी टर्म 4 साल की है, जो है प्रेसिडेंट 4 साल के फिक्स टर्म के लिए उनका इलेक्शन होता है। हमारे में से क्या होगा, सबको लेजिस्लेटर की तरह से इलेक्ट किया जाएगा, उनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, है ना। उनके यहाँ पे अलग होता है। तो दूसरा क्या है, कोई ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है एग्जीक्यूटिव हाउस को लेकर के, क्योंकि उनमें से मेंबरशिप थोड़ी ना ली है, तो अलग इलेक्ट हुए हैं सब, तो कोई नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की बात है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होगी, जनरली नहीं देख, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेटर्स को चुना है, डिफरेंट पार्टी से है, जिनका इंपैक्ट प्रेसिडेंट पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो नहीं चुन रहे, लोग चुन रहे हैं सीधे, है ना।
हमारे यहाँ पे तो कौन चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना प्रेसिडेंट को, वहां सीधे लोग चुनते हैं। तो बेसिकली क्या है, सिंगल मेंबरशिप होगी, आप हाउस के मेंबर, मिनिस्टर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो अलग इलेक्ट होने वाला है। देन डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है। अनदर वन इज नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे हमारी लोकसभा डिसॉल्व होती है ऐसा वो इलेक्ट होते रहेंगे मेंबर्स। देन सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पे काम करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों, क्योंकि आंसरेबल नहीं है, सबकी पावर अपनी अपनी है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ना मैं आपके लिए आंसरेबल हूँ ना आप मेरे लिए आंसरेबल हो, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है। तो ये थे इसके फीचर्स, पार्लियामेंट्री के और प्रेसिडेंशियल के। तो वे कहते हैं कि कुछ तो फायदे होंगे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम लेने के, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम वो फायदे और नुकसान देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स या फायदे में किसको बोल सकती हूँ कि क्या फायदा है, देखो सबसे पहले तो क्या है, हार्मनी होगी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। कैसे, वही बंदे तो एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं, लेजिस्लेटर के चुने हुए, सेम सेम पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। तो मिनिस्टर देखो, जैसे अगर इलेक्ट होकर के हाउस में बीजेपी मेजोरिटी में आ गई तो मेंबर्स भी तो उसी के, एग्जीक्यूटिव भी तो उसी की होगी, तो होमोजेनिटी बनी रहेगी एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में। तो ये क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग को थोड़ा फास्ट कर देता है। एक तो आप और मैं आइडियोलॉजी मैच ना करे तो मैं बिल वगैरह पास होने में दिक्कत आएगी, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और बोलता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और बोलता है। एक होमोजेनिटी, हमारी पॉलिसी सेम है, तुम उस बिल को या उन पॉलिसीज को बहुत जल्दी फॉर्मुलेट कर लेंगे। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी है लेजिस्लेचर के और इसके बीच में। नहीं होती है, बट वो गवर्नमेंट तब तक काम करेगी ना जब तक वो होमोजेनिटी में होंगे। जिस वक्त व्यूज डिफरेंट होने लग जाएंगे तो सरकारें गिर जाएगी, फिर उनको रखने पड़ेंगे। अगर सरकार को जिंदा रखना तो उनको अपने व्यूज सेम रखने पड़ेंगे, है ना। कभी किसी की माननी पड़ेगी, कभी किसी की माननी पड़ेगी, ठीक है, वो जॉइंट फैमिली होती है जैसे, है ना। तो अगर साथ रहना है तो कभी किसी की सुननी पड़ेगी, कभी किसी को किसी की सुननी, नहीं सुनने तो ये अपना अलग अलग रहो, है ना। देन अनदर वन इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये तो है ना कि गवर्नमेंट अगर आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये बहुत अच्छी बात है। अनदर वन इज डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का क्या मतलब है, हिटलर टाइप्स की बातें जो करता है ना, कि मतलब एक इंसान का नहीं चलेगा वहां पे। जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर ज्यादा हवा में उड़ने लगेंगे, लोकसभा बोलेगी नीचे आओ, हम आपको हटा सकते हैं, है ना। अनदर वन इज वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड का मतलब क्या है, देखो देश के हर कोने से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आ रहा है, तो डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट सोसाइटीज है, तो सबको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिली हुई है। अनदर वन इज स्टेबल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल की अगर मैं फीचर बात, इनके फीचर्स की बात करूं तो हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर लोकसभा को बात पसंद नहीं आएगी तो वो एग्जीक्यूटिव को हटा देंगे, वहां कंसेप्ट नहीं है ये वाला। तो स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है उन लोगों को। दूसरा इसका क्या फायदा है, डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज। हमारे यहाँ पे क्या है, आज एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी आ रही है, कोalition गिर रहा है, फिर चेंज होता रहता है, तो डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज नहीं रहती। बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी अच्छी बात है कि भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। अनदर वन इज गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। तो वो लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं तो उनको देख कर ही होते हैं, कि मतलब काइंड ऑफ उनकी वोटिंग इस तरीके से होती है। हमारे यहाँ पे तो आ जाओ लालू प्रसाद यादव भी आ जाओ, राबड़ी देवी भी आ जाओ, मतलब कोई फिल्म स्टार है तो भी हमने उसको वोट कर दिया क्योंकि हम तो फैन थे उसके, है ना। वो सरकार चला पाएगा नहीं चला पाएगा डजेंट मैटर, क्योंकि असलियत में सरकार किसको चलानी है, आप लोगों को। मतलब आईएएस ऑफिसर्स बड़े लेवल पे सेक्रेटरी हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो गए, तो इनसे बड़ी चल रही थी। तो चलो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अनस्टेबल है सबसे पहले तो ऐसे गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, गिर सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन कितने करोड़ वाली बात चल रही है। अनदर वन इज नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। पॉलिसीज में कंटिन्यूटी ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि अलग सरकार आ सकती है हर 5 साल के बाद। अरे ईवीएम में नहीं होता कुछ, मतलब आ सकती है अगली बार दूसरी सरकार भी आ सकती है। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर है हमारा कंसेप्ट, है ना। हम लोग तो सारे मिलजुल के काम करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर जैसा काम नहीं है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर। एमेच्योर्स क्या, जो बस अपना शौक पूरा करने के लिए चले गए वहां पार्लियामेंट में, है ना। एमेच्योर का मतलब जिसके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, ठीक है। अब इन लोगों को सरकार की एक्सपर्टीज थोड़ी है, कामकाज की एक्सपर्टीज थोड़ी है, लॉ की एक्सपर्टीज थोड़ी है, कि कानून कैसे पास होंगे, सरकार कैसे चलानी है, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ये मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, कैसे। हाँ हाँ, अरे हमारे यहाँ तो सारे जो कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी रखी है हमने।
नहीं यार, ये तो इस देश के आधे देश की प्रॉब्लम, उनको कुछ नहीं। यहाँ कैसे? हाँ हाँ, सभी इलेक्टेड नॉमिनेटेड सभी मेच्योर है, मतलब उनके पास कोई एक्सपर्टीज थोड़ी सरकार चलाने की, है ना? तो सारे मेच्योर है। कोई भी बन सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है। और कोई भी फिर क्या बन सकता है, होम मिनिस्टर भी बन सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर भी बन सकता है ना? ये एक्सपर्ट से होती है भाई, एक्सपर्ट्स का मतलब ये होता है डिसाइडेड होता है कि इसके लिए ये होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. आप देखते नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है, डिबेट में आते हैं दोनों पार्टीज के प्रेसिडेंट, है ना, डेमोक्रेटिक वाले भी और रिपब्लिक वाले भी, और पब्लिक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्यों इलेक्ट करें हम। वो जस्टिफिकेशंस देते हैं बहुत, मतलब कितना एक्सटेंसिव होता है उनका इलेक्शन, है ना? हमारे यहाँ पे तो 15 दिन की कैंपेन, फ्री की चीजें, और हमने डाल दी वोट। है ना? तो ये बेसिकली प्रॉब्लम तो ये है। और डिपेंडिंग, देखो पावर जिसके हाथ में है ना, रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। हम जैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? लालू प्रसाद यादव जबरदस्ती थोड़ी जाके बैठा वहां पे कि मैं तो यहीं बैठूंगा, हमने चुना गया, है ना? मत चुनो, कितना सिंपल है। है ना? अब की बार इसकी नहीं, ये तो बहुत हो गया तुम्हारा, ये 3 3 बार नहीं होता है। है ना? अगली बार, वो तो प्रॉब्लम तो हमारी है ना, हम क्यों नहीं अच्छे से सोच के समझ के रिकॉर्ड चेक करके, अब कितने हो, 18 से ऊपर है कोई वोट दे के आया है? अभी आगे देगा कोई? कितनों ने बैकग्राउंड चेक किया कि मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ इस इंसान का बैकग्राउंड केस पे कितने क्रिमिनल केसेस है? बहुत ज्यादा है तो सारे झूठे तो होंगे नहीं। क्योंकि अब तो ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो डाटा पब्लिश करेगी वेबसाइट पे, कि इसके अगेंस्ट इतने क्रिमिनल चार्जेस हैं और इतना पैसा है। देखो अगर उनको सजा हो जाती है ना, सजा के लिए कार्रवाई है कि आपको इतने सालों के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, सस्पेंशन इज अ रॉन्ग वर्ड, आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, सजा हो तो। नहीं, सजा वही तो प्रॉब्लम है ना, सजा हो तो। हाँ हाँ, एक्यूज होना जरूरी है, कन्विक्शन होना जरूरी है केस में। हाँ हाँ। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि केसेस की पेंडेंसी देखो, कोर्ट्स के पास आप ये देखो कितने केसेस है, इंसान हर छोटी बात के लिए कोर्ट पे जा रहा है। मतलब मुझे लगता है सिविल केसेस को तो आर्बिट्रेशन से खत्म कर देना चाहिए, ये तो टाइम वेस्ट करते हैं कोर्ट्स का, है ना? तो अब कोर्ट के लिए हमारा फिर ऊपर से एक्सटेंसिव है जुडिशियल सिस्टम, कि भाई देखो हम तो ये मान करके चलेंगे इस बेचारे ने नहीं किया, क्योंकि गलती से अगर जिसने नहीं किया उसको सजा हो गई हमारी जल्दबाजी की वजह से, तो ये बहुत गलत बात है। इसका फायदा फिर बहुत सारे लोग उठाते हैं कि इतने सालों में आएगा, है ना? तो वर्डिक्ट इतने सालों में आएगा तो अपना तब तक तो हम बैठेंगे, अरे 15 साल में आएगा तब तक तो 3 टर्म्स पूरी करूं मैं। है ना? तो दिस इज द थिंग ना। तो दूसरा क्या है इसमें, अब देखो कुछ प्रॉब्लम तो फिर इसमें भी होंगे, इसमें भी सारी मतलब अच्छाइयां तो नहीं हो सकती। अनदर वन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सेम होमोजेनिटी नहीं है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो खिंचाता नहीं रहेगी वहां पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, कोई भी इंसान जो नॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो अपनी विम्स एंड फैंसीज पे काम करेगा ही करेगा। रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात होता है ना? आंसरेबल होना अच्छी बात होता है। तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो कि ज्यादा अच्छी चीज डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं मानी जाती। अनदर इज इट विल लीड टू ऑटोक्रेसी, जैसे मन करेगा फिर वैसे चला, एक एक ही इंसान की चल रही है। कभी भी एक ही इंसान के हिसाब से चीजें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो सब कलेक्टिवली हो सकता है डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी नहीं लेट हो जाए। अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी लेट हो, एक बंदा करा तो वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकता है, पर वो सही कितना होगा इस बात पे सोचना चाहिए, है ना? दूसरा क्या है, नैरो रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन इतनी वाइड नहीं है, दो ही पार्टीज है, अगर हम जिसके हिसाब से प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख रहे हैं ना, तो लिमिटेड रिप्रेजेंट है, या तो हर सेक्शन हर पार्टी से कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है? तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब इनको एक्सप्लेन मैंने ज्यादा इसलिए नहीं किया कि आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो ना हेडिंग्स है ये सारी। अच्छा, हमने फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया, हमने प्रेसिडेंशियल को क्यों नहीं अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? द फर्स्ट वन इज हमें फेमिलियरिटी थी सिस्टम से, है ना? ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, ब्रिटिशर्स कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री। तो उन्होंने बेसिकली हमें बहुत कुछ सिखाया उन सालों में, है ना? तो हम सिस्टम से क्या हो गए, हम फैमिलियर हो गए।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जिससे फैमिलियरिटी उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा क्या है कि हमारा जो कल्चर है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो देता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रेफरेंस दी कि जो भी गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी हम उसको प्रेफर करेंगे, है ना। अकाउंटेबल होनी चाहिए इस देश के लोगों को, पावर इस देश के लोगों के पास होनी चाहिए। आप इमेजिन करो उन लोगों के पास एट 1948 कितना अच्छा विजन रहा होगा। आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे ना गवर्नमेंट के, आप नेपाल देख लो, श्रीलंका देख लो, बहुत बड़े देशों में भी गवर्नमेंट के फेलियर्स हुए हैं, हमने नहीं देखा। हमारे पड़ोसी जो हमारे आसपास आजाद हुए हैं, उनकी भी उनका भी पॉलिटिकल सिस्टम हमारे जितना अच्छा नहीं है ना, तो उनके पास कितना अच्छा विजन रहा होगा इस देश के लोगों के लिए। Another one is need to avoid legislature executive conflict. इसको conflict करें, ठीक है। वो नहीं चाहते थे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहे, पॉलिसी मेकिंग में डिले हो और इससे देश के लोग सफर करें। तो ठीक है, अभी सारा काम फिर एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को दे दो। चौथा है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो हमने शुरू से देखा है कि हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं एज अ सोसाइटी। हमने देखा ना पुराने टाइम पे भी ऐसा ही होता था कि भाई पंचायत होती थी या जो भी हमारा ग्रुप होता था गांव का, तुम क्या रहते भाई तुम्हारी तरफ से एक आदमी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बेसिकली वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। तो हमारे हमने भी फिर नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को देखते हुए, हमारी वैल्यूज को देखते हुए, ट्रेडिशंस को देखते हुए हमें यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी लगी, है ना। तो ये 4 रीजन थे कि हमने इनको चुना और बेसिकली इम्प्लीमेंट किया। तो हमने चलो ठीक है, मोटिवेशन तो ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले ली कि ब्रिटिश के पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम भी पार्लियामेंट्री लेकर के आएंगे। वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ लाई करता है। सबसे पहले तो देखो, पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है, ठीक है। पहला डिफरेंस कैसे, हेड ऑफ द स्टेट जो है इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट है ना। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं उनको, है ना, प्राइम मिनिस्टर को। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया, इलेक्टेड हुए ना, चाहे हमने वोट नहीं दी बट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट करके उनको इलेक्ट किया, बट ही इज इलेक्टेड, इलेक्टेड है। और कोई भी, हर किसी के लिए वो ऑफिस ओपन है। ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होना पड़ेगा अगर देश का प्रेसिडेंट बनना है, तो नहीं, है ना। कोई भी किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मेल फीमेल कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बशर्ते कि उसको वो हाउस चुन ले, ठीक है। तो इसको मैं कहती हूँ रिपब्लिकन फॉर्म, रिपब्लिक बोलती है तो जहां का हेड लोगों के द्वारा चुना हुआ हो या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से चुना हुआ हो। फैन ऑन कर दो, ठीक है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है, हु इज दैट, मोनार्की, है ना। तो किंग या क्वीन या उस फैमिली में आपको बेसिकली पैदा होना पड़ेगा अगर आपको उस देश का, उस कंट्री का हेड बनना है ना। तो वो कैसा सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हमारा रिपब्लिकन है और उनका मोनार्की वाला है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ब्रिटेन में जो है ना, कंसेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कह सकते हैं, सुप्रीम पार्लियामेंट कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कह सकते हैं कि जो भी डिसाइड करेगी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट से ऊपर सोवरेन और कोई नहीं है। क्या हमारे देश में ऐसा है, सोवरेनिटी नहीं है ना। देखो सबसे ऊपर तो पार्लियामेंट ऊपर नहीं है, उससे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी पावर किसने दे रखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस देश में तो मैं डिसाइड करूं तो सबसे पहले किसकी सुप्रीमेसी है, देश के लोग, है ना। तो पहला फर्क तो यहां पर आया। तो फिर बात करते हैं कि देखो, तीसरी बात इन्होंने की कि जो वहां पर पीएम बनता है ना, ही मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस। लोअर हाउस जैसे हमारी लोकसभा है, जहां से मतलब रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री की, तो वहां से इलेक्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा केस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम राज्यसभा। ऐसे केसेस बता सकते हो। सबसे पहला केस तो 1966 में
इंदिरा गांधी। दूसरा केस आता है HD देवगौड़ा का। तीसरा केस आता है 2004 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, कि राज्यसभा में से भी चुन करके आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। ठीक है, ये जनरली ऐसा इसलिए इस उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि हम एक पर्टिकुलर ऐसी राज्यसभा की सीट खाली कराएंगे जहां से जो है वो श्योरिटी होगी, यहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे, वहां से इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़वा देंगे और ये जीत करके आ जाएंगे, है ना। तो ये वाला पहले ऐसा होता था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से पहले कि बेसिकली जहां के इलेक्टर हो ना वहीं से लड़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा, आप इंडिया में किसी भी राज्यसभा सीट से इलेक्शन लड़ करके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। ठीक है, वहां पर लोअर हाउस से होना पड़ेगा आपको, यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, जो मेंबर होगा ब्रिटेन में वही मिनिस्टर। यहाँ छोटा सा एक्सेप्शन मिलता है आपको, छोटी सी विंडो मिलती है 6 मंथ की, कि आप अगर मेंबर नहीं भी हो तो आप 6 मंथ के लिए मिनिस्टर रह सकते हो। ठीक है, पर विद इन 6 मंथ आपको किसी भी सीट से इलेक्ट होकर के वहां आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये भी हो सकता है। अनदर डिफरेंस इज, फिफ्थ डिफरेंस, वहां क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की। उनको क्या करना होता है, बेसिकली काउंटर साइन करना होता है कोई भी ऑफिशियल एक्ट जो हेड ऑफ द स्टेट का है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट का कोई भी ऑफिशियल एक्ट उनको काउंटर साइन करना है कि अगर कोई गलती हो रही है तो ये हम अपने ऊपर लेते हैं लीगली। इंडिया में ऐसा है अजी ना, जो भी गलत हो रहा होने दो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी डिफरेंस है। तो लास्ट डिफरेंस आता है कि वहां एक कंसेप्ट है शेडो कैबिनेट का। शेडो का मतलब क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी बैठी है ना अभी हाउस में, वो अपने मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी दे कि अगर सरकार गिरी तुम होम मिनिस्टर बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे। देर इज वो तो वो पहले तैयार करके रखते हैं। या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, जी देखी जाएगी जो कम पैसों में मानेगा उसको वही मिनिस्ट्री दे देंगे, है ना। मतलब सीरियसली ये ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ ये शेडो कैबिनेट जैसा कंसेप्ट नहीं है ना। ऑल्दो देखो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट तो तैयार होती है यहाँ भी, पर शेडो कैबिनेट नहीं कि एग्जैक्टली होम मिनिस्टर के आगे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के आगे कि ये गया तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये गया तो ये होम मिनिस्टर बनेगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा। ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वहां पे है ये शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्टिंक्शन थी ब्रिटिश और इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट वे खत्म होता। कल हम करेंगे फेडरल सिस्टम। ठीक है, नहीं बेसिकली क्या है होता तो यहाँ भी रूलिंग पार्टी से ही है, पर इसको नेसेसरी नहीं है रेजिग्नेशन देना। वहाँ है, हाँ हाँ रेजिग्नेशन देना। यहाँ पर मतलब वो अपनी अच्छाई के लिए आप दे सकते हो, बाद में आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, बट कोई जरूरी नहीं है, आप पार्टी की मेंबरशिप के साथ भी स्पीकर रह सकते हैं। ठीक है, चलो।